अस्सलाम वालेकुम। डिस्कोर्स ऑफ हिस्ट्री के 64वें प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर का महीना बाबा कौम कायद-ए-आज़म के हमसे बिछड़ने का महीना है। 11 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म इस दुनिया से इंतकाल फ़रमा गए और अब इस साल उनकी वफ़ात को 74 साल कंप्लीट हुए हैं। आज का प्रोग्राम हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है कि हम कुछ बात करें कि कायद-ए-आज़म के हवाले से, कुछ उनका विज़न पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से और फिर कायद-ए-आज़म और या पाकिस्तान यूएस रिलेशंस किस तरह से कायद-ए-आज़म उनको एनविज़न करते थे और उनका क्या परसेप्शन था इस हवाले से। तो ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम प्रोफ़ेसर डॉक्टर असलम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बल्कि ये कहना चाहिए कि आपने हमें हाज़िरी का शर्फ़ बख्शा, आपका बहुत शुक्रिया। तो सर जैसे कि मैं अभी बात भी कर रही थी अपने दोस्तों के साथ कि किसी भी मुल्क के लिए उसकी लीडरशिप कितनी अहम होती है और उससे कहीं ज़्यादा किसी कौम के लिए उसकी लीडरशिप। कायद-ए-आज़म के हवाले से हम मुल्क के लिए लीडरशिप की बात करने से बहुत पहले शायद हमें इस कौम के लिए लीडरशिप के हवाले से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनाइटेड हिंदुस्तान, उसमें मुसलमानों की स्ट्रगल और वो एक पूरी जदोजहद है जिसके नतीजे में हमें पाकिस्तान हासिल हुआ। तो अगर आज का प्रोग्राम हम शुरू करें कायद-ए-आज़म के हवाले से एज़ पर्सन या उनका अर्ली करियर इन पॉलिटिक्स, तो सर ओवर टू यू। देखिए, ये अजीब-ओ-गरीब एक मरहला है। तारीख़ इंसानों के साथ ऐसे सलूक करती है बाज़ औक़ात जैसे बिल्कुल न्यूट्रल तमाशाई बन के खड़ी होती है। वो किसी की परवाह नहीं करती किसी और सिर्फ़ उन लोगों को अज़मत या बड़ाई देती है, जिन्होंने इंसानों के लिए कुछ काम किया है। तारीख़ के वो जो कहते हैं ना हम तारीख़ के धारों का रुख मोड़ा है, तारीख़ी वाक़यात को शेप किया है और वाक़यात को ऐसे शेप किया है जैसे कि ये वाक़यात बने ही उनके लिए थे। तो कायदे-आज़म के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा भी जा चुका है कि वो ना सिर्फ़ बर्र-ए-सग़ीर बल्कि अगर आप पूरी दुनिया में देखिए तो जैसी स्ट्रगल उन्होंने की है उसकी मिसाल नहीं मिलती आपको। यानी पूरी आलमी तारीख़ में अगर आप देखें तो अ, उनकी मिसाल नहीं मिलती। ये कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है इस वक़्त लेकिन मैं इनको इग्नोर करता हूँ अभी। और मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि बड़े-बड़े लोग हैं दुनिया में जिन्होंने मुल्क हासिल किए, अपने मुल्क को आज़ादी दिलाई। जो कायदे-आज़म के सामने था ना काम, वो आसान नहीं था। मसलन मैं आपको चंद एक मिसालें दे के बात करता हूँ। नेल्सन मंडेला का मुल्क था एक, जिस पे कब्ज़ा किया हुआ था टोरी नस्ल ने। उसने बहुत जद्दोजहद की। एक चीज़ मौजूद थी उसको आज़ाद कराने के लिए। दुनिया में उसने बड़ा नाम पैदा किया, सब कुछ किया। इसी तरह जब हम गांधी या नेहरू या इन लोगों का ज़िक्र करते हैं, तो एक मुल्क मौजूद था, जिसको उन्होंने आज़ाद कराया। इसी तरह अफ्रीका के मुल्क देख लीजिए, नॉर्थ अफ्रीका के देख लीजिए, मिडल ईस्ट के देख लीजिए, कंट्रीज़ मौजूद थे, उनको सिर्फ़ आज़ाद कराना था। यहाँ ये हालत थी कि एक कौम थी जो तड़प रही थी एक मुल्क के लिए, मुल्क मौजूद नहीं है। तो कायदे-आज़म ने ये जो काम किया, पहले तो उस कौम को ये एहसास दिलाया, कौम की आवाज़ सुनी उन्होंने। ये एक हकीकत है, इस पे हमें मुवर्रिखों को ख़ास तौर पे तारीख़ वालों को इस पे गौर करना चाहिए। लोग कहते हैं कि कायदे-आज़म अगर ना होते तो पाकिस्तान ना बनता। ये किसी हद तक सही है, लेकिन ये बैठे-बैठे कायदे-आज़म को ख़्याल नहीं आ गया था कि हमें पाकिस्तान बनाना चाहिए। ये उमंगें थी मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ख़्वाहिश थी, उनकी उमंग थी, जिसको उन्होंने समझा और समझ के उन्होंने फिर उसके मुताबिक काम करना शुरू किया। तो ये अक्सर हम कहते हैं और अक्सर कई
हिस्टोरियंस भी लिखते हैं कि अगर माउंट बैटन को पता होता कि ये तो चंद दिनों में इनका इंतकाल हो जाएगा, तो हम पार्टीशन को पोस्टपोन कर देते और पाकिस्तान ना बनता। उनका ख़्याल ये था कि एक ज़िद्दी आदमी है, जो सिर्फ़ एक मुल्क बनवाना चाहता है और इसके पीछे कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये वाहिद मुल्क है, जो जमहूरी तरीकों से वजूद में आया है। जो इलेक्शन हुए या लोगों की राय पूछी गई, जो कुछ भी अंग्रेज़ों के पास उस वक़्त तरीका था, वो सब उन्होंने इस्तेमाल किया टू मेक श्योर ख़ाह वो प्लेबिससिट की शक्ल में था, इलेक्शंस की शक्ल में था या और कोई शूरा या जो भी निज़ाम उस वक़्त उन इलाकों में मौजूद था, उन सबको इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कहा है कि हाँ, ये वाक़ई ये कौम चाहती है पाकिस्तान को हासिल करना। ये पैगाम उन्होंने लोगों तक पहुँचाया और इसका जितना मैं कहता हूँ कि हमने क्रेडिट उनको नहीं दिया उतना। हमारे पास लीडर मुझे यूँ महसूस होता है कि बाज़ औक़ात हमारे कद से बहुत बड़े होते हैं। हमारी सकत से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें ऐसे लीडर देता है, जिनकी हम तारीफ़ बड़ी करते हैं, जिनके नाम पे हम इदारे बनाते हैं, जिनका हम तस्वीर अपने नोटों पे छापते हैं। कोई दिन उनका नहीं है जो ना मनाते हैं, जैसे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी याद में। ये सब हम करते हैं। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा, जो उन्होंने वार्निंग हमें दी, वो कभी हमारे ज़हन में नहीं आती कि उनका तसव्वुर क्या था पाकिस्तान का। जो उनका तसव्वुर था पाकिस्तान का, वो ये नहीं जो हमने आज दुनिया के सामने दिखाया हुआ है। उनका वो तसव्वुर था। देखिए, ये पस मंज़र समझना बड़ा ज़रूरी है। मुसलमानों को क्यों ज़रूरत पेश आई है हिंदुस्तान में अलहदा एक वतन की? इसलिए उन्होंने समझा कि हमारी जो सक़ाफ़त है, हमारा जो मज़हब है, दीन है, उसके मुताबिक हमें यहाँ ज़िंदगी गुज़ारने के मौक़े मुयस्सर नहीं आ सकते। अल्टीमेटली ये एक माइनॉरिटी रहेगी मुसलमान और एक मेजॉरिटी उस वक़्त राम राज हम पे मुसल्लत कर देगी, जिसकी उस वक़्त वो लोग बातें कर रहे थे। यहाँ तक लोग कह रहे थे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर मुसलमान रहना चाहते हैं हिंदुस्तान मुत्तहिद हिंदुस्तान में, मोहम्मदी हिंदू कहलाएँ अपने आप को, मुसलमान कहलाना ज़रूरी है। जहाँ इतने हिंदू हैं, एक मोहम्मदी हिंदू आ गए, हिंदू की छाप आप पे लगनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसे वक़्त में ये जो फिर उसी पस मंज़र में अगर आप देखें तो कायदे-आज़म एक ऐसा वतन चाहते थे, जिसमें किसी मज़हबी अक़लियत के साथ कोई ज़्यादती ना हो। उसको वही अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ जिसके लिए मुसलमानों ने कोशिश की थी। हर ख़ास तौर पे अक़लियतों पे बड़ी मशहूर स्पीच है 11 अगस्त की, जिसमें उन्होंने पूरा अपना एक मैनिफेस्टो दिया है। होता क्या है कि जब मज़हब और सियासत को हम इकट्ठा करते हैं, तो मज़हब तो कहीं गायब हो जाता है, सियासत मज़हब का लिबादा ओढ़ के सामने आ जाती है। वो सियासत होती है जो अपने आप को मज़हबी कहती है। जो दीन इस्लाम के नाम पे की जाती है, वो सियासत होती है या किसी भी मज़हब के नाम पे की जाती है। जैसे मोदी कर रहा है हिंदुइज़्म के नाम पे या जैसे बुश ने की थी क्रिश्चियनिटी के नाम पे या जैसे इज़राइली कर रहे हैं जुडाइज़्म के नाम पे। ये तमाम जब भी आप किसी भी मज़हब को, किसी भी रिलिजन को जब आप सर पे मिलाते हैं, तो उसका सिर्फ़ एक मकसद होता है और वो मकसद होता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। सिर्फ़ प्योर एग्ज़ाम्पल हमें मिलती है अगर, तो या पैगंबर की मिलती है या कुछ मासूमीन की मिलती है। बाकी हर शख़्स ने, जिसने मज़हब का लिबादा ओढ़ा है, उसने यही किया है कि इसके साथ सियासत की है। ये उन्होंने बहुत बड़ी हमें वार्निंग दी थी कि ऐसे ना करना। दूसरी उन्होंने हमें वार्निंग 3 वार्निंग्स हैं उनकी, कि एक तो ये कि हर एक इदारा अपनी-अपनी ड्यूटी करे। ब्यूरोक्रेसी का काम जो है वो ब्यूरोक्रेसी करे, फ़ौज का जो काम है वो फ़ौज करे, जुडिशरी का जो काम है वो करे और नेपोटिज़्म और करप्शन से बचो। ये 2 बहुत बड़े नासूर होते हैं किसी मुआशरे को
तबाह करने के लिए। ये हमने किसी पे अमल नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक मनी, गवर्नर जनरल थे, वो फादर ऑफ द नेशन थे, जो चाहते इस्तेमाल कर सकते। कौम खुशी से उनको ना सिर्फ इजाज़त देती बल्कि खुश होती कि कायदे-आज़म अपने ऊपर कुछ खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी सीरत देखिए, उनके हालात पढ़िए, वो जुराबें तक तो गरम नहीं लेते थे कि ये महँगी हैं, और अगर लेनी ही है तो उन्होंने, डॉक्टर इलाही बख्श ने कहा कि ये तो फातिमा जिन्ना ने ऑर्डर की हैं, तो फिर कहते हैं कि उन्हें कहो कि पे करें अपने पॉकेट से, हमारे पास, गवर्नर जनरल के पास इतने फंड नहीं है। और एक मैं आपको और मिसाल देता हूँ, ये हमारे सियासतदान अगर कुछ थोड़ा भी उनकी उनकी इज़्ज़त तकरीम करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का दिया हुआ तोहफ़ा है जिसको वो इस वक़्त जिस पे हुकूमत कर रहे हैं। एक नर्स थी आपके साथ ज़ियारत में, बड़े खुश हुए उसकी, बहुत उसने खिदमत की आपकी, तो कहने लगे, बेटी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कहने लगी, जी मैं पंजाब से हूँ, तो अगर आप मेरी ट्रांसफ़र कहीं मेरे घर के करीब करवा दें पंजाब में, इस वक़्त मेरी यहाँ बलूचिस्तान में हुई है। कहने लगे, बेटी ये मैं नहीं कर सकता, ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, ये वो करेंगे। आप अंदाज़ा कर सकती हैं, आज अगर कोई किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी भी को कहे कि जी मेरा ये काम कर दें, तो वो कहेगा कि नहीं, ये उस डिपार्टमेंट का काम है। ये थे कायदे-आज़म। और ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और प्रेशर जो उन पे डाले गए लोगों ने। माउंटबेटन ने, अगर आप उसकी कैंपबेल जॉनसन की बुक देखें, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट ही थ्रेटन्ड हिम, लेकिन वो ना किसी धमकी में आए, ना किसी खौफ में आए, ना किसी डर में आए। बल्कि कैंपबेल जॉनसन लिखता है कि मैं समझ रहा था कि एक शेर है और दूसरा चूहा है, क्योंकि वो जवान था माउंटबेटन, और अच्छा मोटा-ताज़ा था। कायदे-आज़म दुबले-पतले, नहीफ, कमज़ोर थे। लेकिन वो कहता है, जब मैंने जिन्ना को बाहर आते देखा तो मुझे पता चला कि शेर ये आ रहा है और वो चूहा पीछे रह गया है। ये होती है इंटेग्रिटी की बात। अब आपने जो दूसरा सवाल पूछा कि उनकी खारजा पॉलिसी क्या थी? उनकी खारजा पॉलिसी बड़ी सिंपल थी। इदारों के थ्रू वो करना चाहते थे। एक जर्नलिस्ट ने आपसे सवाल पूछा, ये दिल्ली में आपका आखिरी दिन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि अब आप आज़ाद हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप कॉमनवेल्थ में शामिल होंगे या कॉमनवेल्थ छोड़ देंगे? तो आपने कहा, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, मैं पार्लियामेंट में ले जाऊँगा, असेंबली में, तो जो लोगों के नुमाइंदे हैं वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो, उनको कोई एतराज़ नहीं होगा हमारी शमूलियत में कॉमनवेल्थ में। इदारों की उन्होंने पहले इदारे के पास सुपुर्द की बात, ये मैं वहाँ ले जाऊँगा। मुस्लिम लीग ने क्या फैसला किया, ये मैं उस कमेटी में रखूँगा, लोगों की राय मालूम करूँगा। तो लोग कहते हैं ना कि जी वो जो चाहते थे फैसला करते थे, ये बिल्कुल एक गलत प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया गया है। हमेशा वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मेथड्स थे, उनको इस्तेमाल करके फैसला करते थे। हाँ, एक दफ़ा फैसला कर लिया, तो उसपे फिर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था, उसपे वो डट जाते थे। इसी तरह उन्होंने जब वो वापस आ रहे थे लंदन से, तो फ़लस्तीन के उन्होंने मुलाकात की कुछ लोगों से वहाँ पे, तो फ़लस्तीन के बारे में बड़े वो फ़िक्रमंद थे और चाहते थे कि इसको आज़ाद होना चाहिए। इसी तरह कई मुसलमान ममालिक की आज़ादी चाहते थे। साथ-साथ कश्मीर का मसला आ गया उनके पास। और बाकी जो आपका सवाल था कि अमेरिका के बारे में, देखिए, एक फैक्ट, 2 चीज़ें होती हैं, जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, वो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। दूसरी जंग उन्होंने देखी, बल्कि उन्होंने देखा कि दूसरी जंग के असरात क्या मुरत्तब हुए हैं। ब्रिटेन टर्न्ड आउट टू बी अ स्पेंट कार्ट्रिज, इस्तेमाल शुदा, उनकी सारी वाइटैलिटी, पावर सारी।
اب نئی پاورز 2 ایمرج ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سوویت یونین، دوسری ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ یونائٹڈ اسٹیٹس ان کو ڈیموکریٹک نظر آئی، کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ نظر آئی، فری ٹو سم ایکسٹینٹ نظر آئی، جو انہوں نے تاثر لیا اس سے، تو نیچرل تھا یہ، حالانکہ کہیں ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کہ ہمیں اس کنٹری سے زیادہ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے، دوسرے سے نہیں رکھنے چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اگر آپ کو کہیں کوئی ٹلٹ نظر آتی ہے تو وہ صرف اس لیے نظر آتی ہے کہ جدھر سے ان کو خیال آیا کہ کچھ ادارے ہیں جو ہم جن کو ایمولیٹ کر سکتے ہیں، جن کی ہم کم از کم ان کا ایک عکس بنا سکتے ہیں اپنے ملک میں اور ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت فری ورلڈ کا لیڈر سمجھا جاتا تھا امریکہ، اور دوسرا طرف کمیونزم کا لیڈر سمجھا جاتا تھا سوویت یونین۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے، جو قائد اعظم نے جو پلان بنایا تھا، اور خاص طور پہ اگر آپ وہ دیکھیے، وہ جو بجٹ مسلم لیگ نے دیا تھا 1946 کا، کئی لوگوں کا خیال ہے کہ اس بجٹ کی وجہ سے جو ہندو بڑے متعصب قسم کے لیڈر تھے وہ تیار ہو گئے کہ اگر کبھی ان کے پاس حکومت آ گئی تو یہ تو سوشلزم کی طرف چلے جائیں گے۔ تو وہ جو بجٹ دیا تھا، حالانکہ بعد میں ہم نے کوئی ایسا بجٹ پاکستان میں نہیں دیا بعد میں، تو وہ جو تھا وہ لوور مڈل کلاس کا بجٹ تھا، وہ کسی لینڈڈ ایرسٹوکریسی کا نہیں تھا۔ اور آخری بات جو میں آپ کی ذہن میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ان کی آپ زندگی پہ نظر ڈالیں تو نہ یہ کسی پیروں کے خاندان سے تھے، نہ کسی جاگیردار کے خاندان سے تھے، نہ کوئی بڑے مشہور جو اس وقت مغلیہ دور کے جو خاندان آپ کو نظر آتے ہیں، نہ کسی بہت بڑی درسگاہ کے پڑے ہوئے تھے۔ ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی، سیلف میڈ، جس کا باپ قرضے میں جکڑا ہوا تھا، جس کے بہت سے بہن بھائی تھے، اور ان سب کو اس نے باپ کی طرح پالا، ان کی تعلیم کا، ان کا خیال کیا۔ تو ایک فیملی مین جس طرح ٹریڈیشنل ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی فیملی کو کیا۔ اور ذہن میں رکھیے، یہی فارمولا انہوں نے پاکستان پہ اپلائی کیا۔ جتنی اپنی ان کی پراپرٹی تھی، کوئی کسی انسٹیٹیوشن کو دے دی، کوئی کسی انسٹیٹیوشن کو دے دی، اور اپنے ملک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، لیکن ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلایا۔ اس وقت ہماری فائنینشیل سچویشن بہت بری تھی پاکستان میں، تو جتنے اگر کسی نے کو پیسے دیے ہیں پاکستان کو نظام کے بارے میں، یا انہوں نے دیے یا ایران نے دیے، وہ خود ان کی والنٹیرلی ڈونیشنز تھیں۔ قائد اعظم نے کسی کو نہیں بھیجا یہ کہہ کے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہاں، حبیب بینک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ فیملیز، اصفہانی فیملی، حبیب فیملی، یہ انہوں نے بلوائی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے ایسے انسٹیٹیوشنز کی۔ پاکستان ٹائمز کے بانی وہ سمجھے جاتے ہیں کہ انہوں نے اس اخبار کو، ڈان اخبار کو انہوں نے پیٹرنائز کیا۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ بھی غور فرمائیں اور ان کی سادہ زندگی پہ غور فرمائیں آپ، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ پاکستان کو بھی وہ اپنا ایسے ہی سمجھتے تھے کہ جیسے بڑی فیملی ہوتی ہے، کہ سب اس میں خوش رہیں، سب کا خیال رکھا جائے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور ان کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں کتابیں بھی ہم لکھتے ہیں، ان کے مقالے بھی پڑھتے ہیں، سیمینار کرتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ کیا وہی یہ پاکستان ہے جو وہ چاہتے تھے؟ اور اگر نہیں ہے تو کہاں ہم نے غلطی کی ہے؟ Can we go back to that spot and correct it? ہسٹری کو ہم واپس تو لا نہیں سکتے اس وقت، لیکن ہم وہ چیزیں انڈو کر سکتے ہیں which go against the very fabric of Pakistan, very essence of Pakistan. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی، جیسے میں نے آپ کو یہ چند ایک مثالیں دی، keep religion out of politics, pure politics کریں،
all institutions should be apolitical, not politicized. अब हमने क्या किया? Unfortunately, your bureaucracy is politicized. It seems they are servants of the government, not of the state. ये ज़हन में रखिए आप बात. Judiciary लगता है कि you servant of the government and not of the state. Army is serving the government, not the state. आप जर्नलिज्म में लोग डिवाइडेड हैं. कौन सा इदारा है आपका which is serving the state of Pakistan? पाकिस्तान की रियासत का कौन मुलाजिम है इस वक्त पाकिस्तान? ये सबसे बड़ा मैसेज था कायदे आजम का. जहां भी वो गए उन्होंने यही कहा कि अपना काम तुम लोग मुलाजिम हो रियासत पाकिस्तान. ये चीजें हमें अगर हम ज़हन में रखें तो वी कैन ब्रिंग बैक दैट पाकिस्तान ऑफ कायदे आजम. और उससे आप देखेंगे कि मुल्क में जो फिजा हमने एक बनाई हुई है नफरत की और एक तसादम की, वो दूर हो जाए. अगर एक सरकारी अफसर कह देगा उठ के प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को, सर आपका हुक्म सर आंखों पे, लेकिन ये कानून के खिलाफ है तो मैं ये काम नहीं कर सकता आपका, वो आप देखेंगे फिर सोचेंगे लोग. एक दो ऐसे वाकयात हो जाएं हमारे मुल्क में तो वी कैन गेट बैक दैट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट and absolutely law-based vision of the country that Qaid wanted Pakistan to be. आवाज नहीं आ रही है आपकी? आ रही है? हाँ, आ रही. सर एक सवाल आता है 1937 के इलेक्शंस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, उससे थोड़ा सा पहले मुस्लिम लीग में स्प्लिट, और वो स्प्लिट इलेक्शंस कांग्रेस मिनिस्ट्रीज 1940 में पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास होती है. तब तो वो करारदाद लाहौर थी, लेकिन उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दे दिया गया और फिर वो करारदाद पाकिस्तान ही हो गई. और अगले सिर्फ 7 सालों में एक मुल्क हासिल करना, किसमें कायदे आज़म की शख्सियत को एज अ लॉयर, एज अ लीडर अगर हम अहाता करना चाहें सर? देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि जितने भी लीडर थे, पॉलिटिकल लीडर थे हमारे, वो इसमें बड़ा फख्र लेते थे कि जी हम अंग्रेजों की जेल में गए हैं. गोया जेल में जानी एक क्वालिफिकेशन थी कि उसके बगैर आप लीडर नहीं बन सकते. He is one of those leaders जिसने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया. ये आसान काम नहीं है. देखिए एक कानूनी ढांचा दिया है. एक दफा I think it was the time of Lord Minto, if I'm wrong तो वो करेक्ट कर देगा. तो कायदे आजम को बाकायदा उसने वार्न किया कि you are stepping out of the constitutional and legal limits. तो कायदे आजम ने कहा कि my lord I am aware of legal and constitutional limits. तो वो कहते हैं लोग कि that was the closest he ever went. All his struggle was keeping in view कि ये है लीगल एक फ्रेमवर्क हमें मिला हुआ. Within that जिसकी restrictions थी, जिसकी लिमिट्स थी, within that country हासिल करना. अब आपका सवाल है डायरेक्ट है, ये अक्सर सवाल किया जाता है. 1937 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग all over, ना सॉरी कांग्रेस was all over, मुस्लिम लीग was nowhere. बहुत कम सीटें मुस्लिम लीग.
स्प्लिट होती है मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग तो कायदे आज़म के बाद स्प्लिट होती है। आज देखें कितनी मुस्लिम लीगें हैं पाकिस्तान में और कोई असल मुस्लिम लीग नज़र ही नहीं आती है आपको। तो ये एक नाम था व्हिच पीपल यूज्ड। कुछ हमारे यहाँ हर एक अपने आप को लीडर समझता है, तो उस पे मैं नहीं जाऊँगा इस वक़्त, मैं कंसंट्रेट करूँगा कायदे आज़म। हुआ क्या? अगेन बिल्कुल लीगल बात, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बन गई। वो पीरपुर रिपोर्ट आई है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज क्या करती थी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि ये एजेंडा है अभी इनका, अभी अंग्रेज हैं यहाँ पे और अभी ये एजेंडा है कि वंदे मातरम नेशनल एंथम बनेगा, गांधी की तस्वीर को सल्यूट किया जाएगा और जितने भी एजुकेशनल और दूसरी चीजें उन्होंने की वो सब कुछ उस रिपोर्ट में आई। उस पर फिर कायदे आजम ने ये ऐलान किया कि हम अब अपना लाहा अमल बनाना चाहते हैं। अब ये लीडरशिप यहाँ पे आती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1940 में। कायदे आजम को पता चल गया दो चीजों का, ये एंटिसिपेटेड है। पहली बात तो ये कि ये जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी, 3-4 साल चलेगी ज्यादा, थोड़ी सी प्रोलॉन्ग होगी। दूसरा, एलाइज जीतेंगे इसमें। हालांकि 1940 में कोई सोच भी नहीं सकता था, या जर्मनी और एक्सिस पावर्स ने उस वक्त जंग शुरू की थी, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका ये एस्टिमेट था। लोग इसको कंपेयर करते हैं गांधी के कैलकुलेशन से, उसकी असेसमेंट से। गांधी का ख्याल था कि जंग शॉर्ट होगी और जर्मनी जीतेगा, एक्सेस पावर जीत जाएंगी। तो इसलिए दिस इज द टाइम टू बार्गेन विद द ब्रिटिश। यू लीव द कंट्री नाउ, हमें आजादी दो, तब हम आपका साथ देंगे। अदरवाइज नो, वी विल नॉट कोऑपरेट विद यू। वहां पे कायदे आजम ने कहा कि आप जाएं जरूर यहां से, लेकिन पहले मुल्क को तकसीम करके जाएं, पहले पाकिस्तान बना के जाएं, फिर जाएं आप। ये जो असेसमेंट थी, इट वर्कड। और ये जो पीरियड है 1940 से लेके 1946 तक, अगर आप देखें तो दरअसल यही 6 साल है, जिसमें से जंग की वजह से आपको पता है कि बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, बड़े कवानीन ऐसे थे जिसमें आप रैलीज नहीं निकाल सकते थे, कुछ नहीं। तो हकीकत में 1 साल ऐसे रहा कायदे आजम के पास 1945 से लेके 1946 तक। ये पीरियड था जिसमें ये मैसेज लोगों तक पहुंचाया गया। अब 1946 में भी एक मरहला ऐसा आता है कि पीपल वर नॉट श्योर वेदर देयर विल बी अ पाकिस्तान और नॉट। वो जो कैबिनेट मिशन प्लान आता है, अच्छा, उसमें कायदे आजम ने फिर बड़ी कमाल की उनकी बसीरत दिखाई। उन्होंने, एक तो उनको पता था कि इसमें आई कैन सी पाकिस्तान, ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है। दूसरा, उनको सम और दी अदर ये ख्याल था कि ये सेंटर जो है ना, एक वीक सेंटर, कांग्रेस विल नॉट एक्सेप्ट इट। आई डोंट नो, वी न्यू देयर माइंड। वही हुआ कि नेहरू की स्टेटमेंट जब आई, ये जरूरी तो नहीं है, जब ये चले जाएंगे तो वी विल चेंज दीज लॉज, एंड दैट वाज द पॉइंट व्हिच ही कैपिटलाइज्ड। ने कहा कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप ऑटोनॉमी दे रहे हैं प्रोविंसेस को, दैट यू विल टेक अवे आफ्टर द ब्रिटिश लीव एंड यू विल हैव अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। तो इसलिए वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्लान, वी विल हैव आवर पाकिस्तान। ये वो मरहले थे, बड़े डिफिकल्ट मरहले थे। फिर दूसरा मरहला, तीसरा जो मैं कहता हूँ मरहला, वो जो बहुत मुश्किल था, वो माउंट बैटन का था।
माउंट बैटन वो कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद हम नहीं कर सकते कि इसके ताल्लुकात नेहरू फैमिली से कैसे थे। समहाउ और दी अदर कांग्रेस को पता था कि ही विल बी कमिंग टू इंडिया। तो बर्मा में मुलाकातें हुई इनकी, कांग्रेस लीडरशिप की और माउंट बैटन की, और बड़ा क्लियरली माउंट बैटन को ये इंस्ट्रक्शंस थी दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की। चर्चिल ने तो यहाँ कह दिया था कि आई विल नॉट सिट ऑन द टेबल वेयर द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ हर मैजेस्टीज एम्पायर विल बी डिस्कस्ड। एटली की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी माउंट बैटन कि ट्राई टू कीप इंडिया यूनाइटेड, try your best to do that. If it doesn't work, then that's different, then give in, otherwise try it. ये जो था ना, अब ये odds देखिए आप, और उस वक्त वॉइस राय की जो पावर्स थी गवर्नर जनरल की, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ 1935, इनॉर्मस थी। यानी वो आप उसको उसके किसी एक्शन को चैलेंज कर सकते थे आप। तो ये इतने ऑड्स में एक ही शख्स, और वो भी सेहत की उस मंजिल पे आके पहुंचा हुआ है वो शख्स कि डॉक्टर कह रहा है आराम करें, आराम करें, आराम करें, लेकिन उनकी जिंदगी आज यहाँ जलसा है, कल वहां मीटिंग है, परसों वहां जाना है, अगले दिन वहां जाना है, खाना पीना, बस वो क्या मैं आपको बताऊं कि जैसे उनकी जैसे he lived to bring पाकिस्तान into existence। ये उनके जो जिंदगी के आखिरी महीने हैं ना, मैं महीने ही कहूँगा कि बहुत कम अरसा वो जिंदा रहे पाकिस्तान बनने के बाद। तो मुझे लगता है कि जब कोई शख्स मंजिल पे पहुंच जाता है ना, तो उस वक्त फिर उसको यही होता है कि बस अब मैं आराम करूँ। तो ये ज़ील जो थी, ये जो डिवोशन थी उनमें, और आखिरी बातें उनकी फिर कुछ दुख भी होता है कि हमने उनके आखिरी जो लम्हात थे उनमें वो नहीं उनका ख्याल रखा जो हम रख सकते थे। उनमें तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, वरना उनका जो सफर है जियारत से वापसी कराची तक, वो कोई इतना प्लेजेंट नहीं था। लाइफ तो उनकी खत्म हो रही थी, बट इट कुड हैव बीन मेड बेटर। और जिस तरह से वो डेडिकेशन थी उनकी, जो कुछ थे उनके, अब तो बहुत कुछ आ गया है सामने मटेरियल, जिन लोगों ने उनको वहाँ सर्व किया ज़ियारत में या उनके साथ रहे, कई लोगों ने अपनी याददाश्तें लिखी हैं। तो उसमें तो एक आदमी लिखता है कि मैं उनकी दवा का वक़्त था, तो मैं दवा लेने गया तो गुनगुदगी के आलम में थे। तो मुझे कहने लगे, हाँ, किधर है वो कश्मीर की फ़ाइल, मुझे दिखाओ। कहता है मेरे हाथ काँपने लग गए और मेरी आँखों में आँसू आ गए कि इस वक़्त भी इनको मुल्क का ख़्याल है, अपनी सेहत या दवाई या इस चीज़ का ख़्याल नहीं है। ये एक बहुत अज़ीम शख्सियत अल्लाह ताला ने हमें दी थी, क्योंकि ज़रूरत थी उस वक़्त उनकी। और जब ज़रूरत होती है किसी ऐसे काम की जो बहुत मुश्किल हो, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो स्टैनली वॉलपर्ट ने बड़ा अच्छा लिखा है कि दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क बनाना, फिर एक मुल्क का ख़्याल करना, फिर उसको एग्ज़ीक्यूट करना, ये तीनों काम उस शख्स ने अकेले नहीं कर दिए। ये कहीं और नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, मुल्क आज़ाद कराना और बात होती है, मुल्क का पहले वजूद में लाना, फिर उसको आज़ाद कराना। ये कोई मुल्क नहीं था, कुछ नहीं था, ये आसान काम नहीं था। तो इसलिए हम उनको ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं कि उन उन जैसे लीडर की ज़रूरत थी उस वक़्त।
प्रेशर को ले सके, इंटेग्रिटी हो उसमें, किसी की धौंस में ना आए। उनको बड़ी ऑफ़र की गई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड इंडिया तक की उनको कहा गया कि आप हो जाएँ, और बहुत कुछ किया गया उनको। और बल्कि वो उनके कई बड़े अच्छे, यानी ये भी उनकी एक रोशन ख़याली की बेहतरीन मिसाल है। उनके कई बेहतरीन दोस्त हिंदू थे, और उन्होंने अपनी याददाश्तें लिखी हैं, उन्होंने अपनी डायरियाँ लिखी हैं, तो उनसे पता चलता है कि वो शख्स उनमें बिल्कुल ताज्जुब से ऐसे पाक था, जैसे सूरज की रोशनी पाक होती है हर किस्म के अंधेरे से। बिल्कुल नहीं ताज्जुब था उनके दिल में। वो किसी इंसान से या किसी मज़हब से या किसी कौम से या किसी नस्ल से नफ़रत नहीं करते थे। वो सिर्फ़ पॉइंट आउट किया करते थे कैरेक्टरिस्टिक्स मुआशरे की। वो हमारे बारे में कहते हैं कि मुसलमानों की ये आदत है कि जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। आपको ये ख़्याल रखना पड़ेगा, ऐसा ना किया करें, बचाएँ कुछ आप। ये उनकी कई चीज़ें हैं जो हम ज़हन में रख सकते हैं, और यही दुःख होता है कि जल्दी चले गए। पाकिस्तान बनने के बाद अगर 2 साल और उनको मिल जाते, तो 2 काम होने थे, क्योंकि नोइंग पाकिस्तानी पीपल और हमारे जो इदारे हैं उनको जानते हुए, या तो इन्होंने उनके साथ वही करना था जो लियाकत अली के साथ किया हमने, और या फिर कायदे-आज़म हमें कम से कम एक ऐसा आईन दे जाते, एक ऐसा एक रुख होता है ना, एक गाड़ी किस रुख पे चल रही है। हाँ, वो उन्होंने डायरेक्शंस बताई हैं सिर्फ़, दिखाया है रास्ता कि इधर से चलो, इधर से चलो, इधर से करो, यूँ करो। अपने इदारे बनाओ, उनको मज़बूत बनाओ, बैंक बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, जैसे उन्होंने खुद की अपनी प्रॉपर्टी। ये सब कुछ वो डायरेक्शंस दे के गए हैं हमें। लेकिन चलाते ना थोड़ी देर, अगर वो डेढ़ 2 साल हमें उस पे चलाते तो शायद हम ना भटकते। कि आई डोंट नो रेलेवेंस बनती है या नहीं, लेकिन एक चीज़ हम जनरली अक्सर पढ़ते भी हैं, सोचते भी हैं कि ऑल हिस्ट्री इज़ कंटेम्परेरी हिस्ट्री। उसके साथ सम डेज़ बैक हम कायदे-आज़म के हवाले से ही बात कर रहे थे और उनकी एज़ गवर्नर जनरल बात कर रहे थे। तो डिस्कशन यहाँ आके पहुँची कि कायदे-आज़म कुछ अरसा तो एक्टिव थे, फिर उनकी जो ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने हैं, वो गवर्नर जनरल भी हैं, लेकिन वो ज़ियारत में हैं। उस वक़्त जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था, वो बड़ा डिफरेंट था जी। कि आज जैसे हम बड़े आराम से व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, लेकिन तब ये सब सोर्सेज़ नहीं थे। तो हुँ, उस फ़ेज़ में उन्होंने स्टेट को कैसे मैनेज किया? इवन दोस्तों में से एक ने बात की कि कायदे-आज़म ने जो भी कहा होता, उसे किसी का जितना दिल करता टेम्पर करता। लेकिन साथ ही इस जुमले के पूरा होने से पहले एक जवाब मिला कि नहीं, कायदे-आज़म की शख्सियत ऐसी थी कि उन्होंने जो कह दिया वो टेम्पर करने को कोई डेयर नहीं कर सकता था। तो सर इस हवाले से थोड़ा-सा कुछ। नहीं, ये बड़ा खूबसूरत जुमला उन्होंने कहा है कि कोई टेम्पर नहीं कर सकता था। हमने ना सिर्फ़ टेम्पर किया, हमने तो गायब कर दी उनकी चीज़ें। आप किसी को कहें, हमारे पास इदारे हैं, रेडियो है, सब कुछ है, कि कायदे-आज़म की वो तकरीर कहाँ है 11 अगस्त की, आपको नहीं मिलेगी वो। बड़ी चीज़ें। फिर हमने एक और काम किया, बदकिस्मती से, कि ज़ियाउल हक के दौर में हमने कुछ किताबें लिखवाईं, जिसमें हमारे कुछ दोस्त हैं लिखने वाले, जिन्होंने री-इंटरप्रेट करके वही 11 अगस्त वाली तकरीर को बिल्कुल टोटली ऐसे कॉन्टेक्स्ट में पेश किया है जिसमें कायदे-आज़म ने नहीं की थी वो। लेकिन हुक्मरानों को खुश करने के लिए हम ये करते हैं। कायदे-आज़म पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो दिखाई गई जनरल ज़ियाउल हक को, तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं हम चला सकते, क्योंकि इसमें तो कायदे-आज़म वो नज़र नहीं आता, यानी वो मौलवी नहीं था कायदे-आज़म।
ہمیں ان کو لینا چاہیے جیسے وہ تھے. اس اس میں اس صورت میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹیمپر ہم نے اس سینس میں نہیں کیا، یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ اگر ان کا کوئی انسٹرکشنز آ گئی ہیں فائل کے اوپر تو ان کو شاید ہم نے ٹیمپر نہ کیا ہو لیکن ڈیلے کر دی ہوگی. ڈیلیز بڑی کی ہیں ہم نے یہ نہیں کیا کہ نو دس ول ناٹ بی امپلیمنٹڈ. ہم نے کہہ دیا کہ ہاں اٹ از انڈر کنسیڈریشن. ایک اگر کوئی آرڈر ہوتا ہے، کوئی آرڈر لکھتے ہیں تو اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں نا کہ ایک تو لکھ سکتے ہیں کہ امپلیمنٹڈ امیڈیٹلی، دوسرا کہہ سکتے ہیں اٹس انڈر کنسیڈریشن، تیسرا کہتے ہیں اٹ ہیز بین سینڈ ٹو. یہ آپ کو پتا ہے ہماری فائلوں پہ جس طرح کی رائٹنگز میں نے جو دیکھی ہیں رائٹنگز وہ ریویلنگ ہیں. وہ گل کھلائے ہیں ہمارے سیاست دانوں نے، ہمارے ایڈمنسٹریٹرز نے کہ حیرت ہوتی ہے. اس میں آپ نہ ان کو پکڑ سکتے ہیں نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. جی انڈر کنسیڈریشن ہے، ہم نے کو نہ تو نہیں کی اس سے. یہ ہم زیر غور ہے یہ مسئلہ. اب وہ زیر غور کب تک رہے گا؟ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام ہونا چاہیے. جی ضرور ہوگا حضور، ہم اس پہ اس کے کر رہے ہیں سب جو کچھ انفراسٹرکچر اس کے لیے درکار ہے وہ ہم اس کا مینج کر رہے ہیں. پھر کچھ ایسی باتیں ہم نے کی ہیں جو مثلا ان کی کچھ سپیچز ان کو لکھ کے دی گئی کہ آپ یہ کہیں، اس موقع پہ آپ نے یہ کہنا ہے، اس موقع پہ آپ نے یہ کہنا ہے. تو وہ بھی ہمیں ایویڈنس ملتی ہے کہ وہ سپیچ ان کی نہیں لکھی ہوئی تھی، تو کسی نے لکھ کے دے دی کہ جی آپ یہ کہہ دیں. جیسے اردو والی سپیچ ان کی ڈھاکہ یونیورسٹی کی ہے، وہ وائس چانسلر نے لکھی تھی وہاں ڈھاکہ یونیورسٹی کے. تو اب بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں بچے، کیوں شور کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسے، کہتے ہیں ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہنا، یہ ان کا رائٹ ہے ٹو پروٹیسٹ اینڈ ٹو کوسچن their administrators or politicians. It is their right, don't do anything against them. یہ آن ریکارڈ ہے ڈھاکہ یونیورسٹی میں. تو اس لیے یہ پیریڈ اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی انہوں نے اردو، ان کو خود بڑی دو ان کی ٹوٹل سپیچز ہیں اردو میں، اور ایک وہ جو پنجاب یونیورسٹی گراؤنڈز میں انہوں نے لاہور آئے ہیں جب پہلے وہاں کی تھی، اور ایک اسلامیہ کالج میں ہے ان کی. یہ دو اردو میں ان کی مختصر سی تقاریر ہیں، ورنہ زیادہ انہوں نے انگریزی میں اپنی گفتگو کی ہے. تو اس لیے کئی چیزیں ہم نے ان کے گلے میں ڈال دی ہیں. وہ جیسے ہم ایک اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں نا کہ جی گورنر جنرل نے یہ کام کر دیا غلام محمد نے. ہاں جی وہ تو قائد اعظم بھی تو وہی کرتے تھے نا. تو کہاں غلام محمد اور کہاں قائد اعظم، کہاں سکندر مرزا اور کہاں قائد اعظم. یہ ہے ہی آئیڈیا اسٹوپڈ ہے ٹو کمپیئر دا ٹو، لیکن ہمارے اکثر لوگوں نے یہ گل کھلائے ہیں. ایک اور سوال جو کہ پاکستان کا امریکہ کی طرف جو شروع میں ٹلٹ نظر آتا ہے، آنے والے سالوں میں تو یہ پتہ لگتا ہے کہ جی سوویت یونین کا بھی انویٹیشن تھا لیکن ہم نے اگنور کیا. لیکن کیا قائد اعظم کی زندگی میں بھی کوئی ایسی چیز تھی جس میں کہ ہمارا ٹلٹ امریکہ کی طرف زیادہ نظر آئے؟ سیکنڈلی جو پاکستان کی ریکگنیشن تھی یونائٹڈ نیشنز میں اس حوالے سے، اور اس پورے میں جو سب سے اہم اس وقت ہمارے لیے فورن پالیسی کے لیے چیلنج تھا وہ تھا مسئلہ کشمیر. تو وقت تھوڑا سا کیونکہ تنگ ہو رہا تھا تو میں نے تینوں سوال ایک ساتھ مکس کر دیے ہیں. تو سر پلیز کمنٹ کیجیے. اس لیے انہوں نے بڑے کمپیٹنٹ آدمی کو فارن منسٹر بنایا تھا اس وقت، who was involved in باؤنڈری کمیشن also. یہ سر ظفر اللہ خان باؤنڈری کمیشن کے ممبر بھی تھے، پنجاب کا جو تھا باؤنڈری کمیشن. اور پھر ان کو جب فارن منسٹر بنایا گیا تو ہی نیو کہ لائن جو لگائی ہے ریڈ کلف نے، اس نے کس طرح سے اثر انداز کیا ہے کشمیر کے مسئلے کو. تو سب سے جو نمبر 1 ان کی پرائورٹی تھی اس وقت وہ کشمیر تھی. دوسری جیسے میں نے عرض کی وہ پیلسٹائن تھی. تیسری تھی کہ آپ کو کون کون سے اداروں، یونائٹڈ نیشنز ہی ریسپیکٹڈ
as an international institution. कॉमनवेल्थ ही एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन टिल्ट हमें नजर नहीं आती कायदे आजम की, मुझे कम से कम नजर नहीं आती। हाँ, एक दो रेफरेंस मिलते हैं कि चूंकि पाकिस्तान को जो आर्मी की इक्विपमेंट मिली थी उस वक्त वो सारी वेस्टर्न थी, ब्रिटिश और अमेरिकन, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इस्तेमाल शुदा सामान था वो हमें मिला, और उसमें भी जब जिन्होंने डिवाइड किया उन्होंने बड़ी नाइंसाफी की। तो अगर आपने उसको रिप्लेनिश करना है तो आप वही मंगवाएंगे जो इस्तेमाल जिसकी फौज यूज टू है। उस वक्त उनका एक मिलता है कि वी शुड इंपोर्ट आर्म्स एंड एमुनिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो है ये टिल्ट नहीं है, ये है कि इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारी फौज जो है, ये चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुकी है, और जो हथियार इसने इस्तेमाल किए हैं आइदर दे वर मेड बाय द ब्रिटिश और बाय द अमेरिकन्स। तो अगर आपने वो इक्विपमेंट बेहतर लेनी है या उनको इम्प्रूव करना है, या अगर कम है या ज्यादा लेनी है, तो वही लें जिनसे लोग यूज टू हैं। ये हमें लगता है, किसी ने मुझे कहा कि एक तरफ इशारा लगता है कि डिफेंस पैक्ट का, मैंने कहा मुझे ऐसी कोई एविडेंस नहीं मिली कि कोई डिफेंस पैक्ट किया जाए किसी कंट्री के साथ। अब जो आपने दूसरा सवाल उठाया है लियाकत अली का, लियाकत अली को भी ये हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त कहा कि सोवियत यूनियन जाने का मतलब है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दे विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग, और यहाँ पे कहीं सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ना कायम हो जाए। और वो फिर एक केस बनाया गया, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, जस्ट रिडिकुलस, कोई उसका सबूत नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो एक ऐसे जनरल को लाना चाहते थे हु वुड बी मोर कंड्यूसिव, more pro America or pro British than one who could balance it. But this happened after his death. ये लियाकत अली के दौर में हुआ, जनरल अकबर खान को और जनरल अयूब खान, तो अयूब लाया गया, अयूब खान को लाया गया, जिसके बारे में अब बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं दैट कायदे-ए-आज़म डिड नॉट लाइक हिम, बल्कि आप नाराज हुए थे इस पे 2 दफा। एक दफा जब पार्टीशन पे इसने वो पंजाब में इतना अच्छा रोल नहीं प्ले किया विच वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, और दूसरा बंगाल में, ईस्ट बंगाल में, तो आपने इसकी पी कैप उतरवा दी, इसके जितने दूसरे मेडल वगैरह थे वो उतरवा दिए थे। तो अब काफी किताबें आ गई हैं उर्दू में जिनमें ये मुझे नहीं पता था, लेकिन ये नई एक इंफॉर्मेशन आई है कि ही डिड नॉट लाइक हिम, और ही कुड फील that this man is not reliable. Lekin as the things happened, that man became not only the commander-in-chief of our army, he also became political leader, president of Pakistan, and he stayed in power for quite some time. सर, एक चीज़ जो कायदे-ए-आज़म के हवाले से डिस्कस होती है और मेरा दिल चाहता है कि उस पे आप भी कमेंट करें, दैट्स कायदे-ए-आज़म की शख्सियत में कैरिज़मा। तो सर उस हवाले से फ्यू वर्ड्स। हाँ, ये मैक्स वेबर का आइडिया है। करिश्मा असल में उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकें किसी लॉजिक से या किसी स्ट्रक्चर से, तो इसका मतलब है कि कोई उस शख्सियत में मकनातीसी कुव्वत होती है, कोई ताकत होती है जिसकी वजह से लोग उसको इज्जत देते हैं या सुनते हैं। तो 2-3 वाकयात लोग बयान करते हैं। एक मैंने कायदे-ए-आज़म पे प्रोग्राम किया था पाकिस्तान टेलीविजन पे, तो उसमें एक फ्रंटियर से एक जस्टिस थे, जज थे, वो आए, उन्होंने वाकया सुनाया कि वो उस वक्त मुस्लिम लीग गार्ड थे, स्टूडेंट थे, और कायदे-ए-आज़म में तकरीर अंग्रेजी में कर रहे थे। तो हमारी ड्यूटी होती थी पीछे, तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा बाबा यूं सर हिला रहा है जैसे उसको एक-एक चीज समझ में आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये समझ आ रही है कि क्या कह रहे हैं? कहते नहीं। तो फिर कहते हैं आप सर, कहते हैं समझ तो नहीं आ रही, लेकिन ये मुझे यकीन है कि ये जो कह रही है सच कह रही है। उनके फेस के वो देख के, एक्सप्रेशन देख के
وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ واٹ ایور ہی از سیئنگ از ٹروتھ، یہ غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ بعض اوقات جب ہم غلط بیانی کرتے ہیں تو ہمارا فیس بیٹرے کرتا ہے آر تھاٹس. یہ امیزنگ بات ہے سب کے لیے کہ پاکستانی جتنی لینگویجز ہیں ہمارے ہاں بولی جاتی ہیں ان میں سے ان کو اردو تھوڑی سی آتی تھی، دوسری گجراتی تھی ان کی مادری زبان، جو یہاں پاکستان میں بہت کم، صرف کراچی کے کچھ حصوں میں بولی جاتی ہے. جو ان کا لباس کا سٹائل تھا، جو ان کا دوسری ان کی ہیبٹس تھیں، وہ ہم سب کو پتا ہے. وہ بالکل اس وقت کی کنٹمپریری جو تھی، کیونکہ زیادہ ان کا وقت جہاں گزرا ہے، چھوٹی عمر میں چلے گئے پڑھنے کے لیے انگلینڈ، تو وہ بہت اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے ان میں. لیکن جو وہ اثر چھوڑتے تھے اپنی تقریروں سے، جلسوں سے، جس طرح لوگ ان کے پیچھے لگتے تھے، اس کو ہم کرزما کہتے ہیں. کہ کوئی وہ پیر نہیں تھے، بلکہ ایک دفعہ لاہور آئے تو ایک اسٹوڈنٹ جو موجود تھا اس نے قائد اعظم کے ہاتھ چوم لیے، بڑے ناراض ہوئے اور کہنے لگے ینگ مین نیور ڈو دیٹ اگین. ہمارے ہاں تو اس کو بڑا ہاتھ ہم خود آگے کرتے ہیں کہ لوگ بھی جس نے کوئی رہ گیا تو وہ بھی آگے چوم لے، لیکن انہوں نے سختی سے منع کر دیا. تو جتنے آپ دیکھتی جائیں آہستہ آہستہ تو آپ کو فیل ہوگا کہ یہ انسان جو ہے یہ کیا تھا، وائی ڈڈ پیپل لو ہم اور فالوڈ ہم، اور ان کے لیے کیا کچھ کرنے کو تیار تھے. میں تو اس وقت مجھے تو ہوش نہیں ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن جب میں اسکول میں تھا تو کئی میرے گاؤں کے لوگ سناتے تھے کہ ہم تو 2 دن روتے رہے. وہ بالکل ان پڑھ کسان لوگ، بابا مر گیا، بابا مر گیا، بڑا رویا جی، میں بڑا رویا میں اس دن، بابا مر گیا. یہ جو ان کا ایک ریپورٹ تھا نا پبلک کے ساتھ، یہ امیزنگ ہے. تو اس لیے وہ ڈاکٹر سکندر یاد کی کتاب ہے، ان پی ایچ ڈی کا تھیسس انہوں نے میری سپرویژن میں کیا تھا. اس میں ہم نے اپلائی کی ہے میکس ویبر کی جو تھیوری آف کرزما ہے آن قائد اعظم. لیکن بعد میں جب میں نے غور سے پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک طرح سے اس نے اسکیپ کا رستہ لیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ he could not explain، ایک سوسیولوجسٹ نہیں ایکسپلین کر سکا کہ یہ لیڈر جو ہے یہ کیوں ہے. گاندھی کی سمجھ آتی ہے، وہ کرزما نہیں تھا، اس کی ساری ہیبٹس، اس کا لباس، اس کا رہن سہن، سب کچھ جو تھا وہ انڈین تھا، تو he could relate to the Indians. لیکن قائد اعظم کا لوگوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتا، بالکل سوٹڈ بوٹڈ صاحب بہادر، اور کوئی نان سینس نہیں، کوئی لطیفے نہیں سنانے، کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی، کوئی کلیم نہیں کرنا ایسا جو نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کرنا ایسا جو جھوٹ ہے. اور اس کے باوجود لوگوں کو کنونس کیا کہ یہ تمہاری کاز ہے، اور نہ صرف لوگ ان کے پیچھے آئے بلکہ آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ ایک واحد انسان تھا جو ہمارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑ گیا ہے جس کو کاش ہم اس کے اصولوں پہ اگر چلاتے تو پاکستان پتہ نہیں کیا سے کیا ہو. تھینک یو سو مچ سر، آپ کے وقت کا، آپ کے قیمتی الفاظ کا، قائد اعظم کی شخصیت کا احاطہ کرنا ان 50-60 منٹس میں سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے، یا شاید اس سے بھی مختصر. کئی ساری لمبی سیٹنگز کی ضرورت ہے قائد اعظم کی شخصیت پہ بات کرنے کے لیے، ان کے اس احسان کو یاد کرنے کے لیے جس کی وجہ سے کہ آج ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں. جیسے کہ بھی سر نے بھی ذکر کیا، اسٹینلی والپورٹ کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کورس آف ہسٹری کو بدلتے ہیں، اس سے بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کے نقشے میں تبدیلی لاتے ہیں، اور ہارڈلی کوئی ایک ہوتا ہے جو کہ نیشن اسٹیٹ ڈیولپ کرتا ہے، اور قائد اعظم از دا ون جنہوں نے یہ تینوں کام کر کے دکھا ہے. تو جس شخص کے کام کا احاطہ ان چند الفاظ میں بھی ایسے لگتا ہے جیسے نہیں ہو پایا ان الفاظ میں بھی، اور ایسے کئی الفاظ کی ضرورت ہے
سر ایسے کئی پروگرامس کی ضرورت ہے قائد اعظم کے حوالے سے بات کرنے کی، تو سر شکر گزار ہیں، سر کے وقت کے لیے شکر گزار ہیں، اور آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈسکورس آف ہسٹری کے سفر میں۔ ہمارے پروگرامز اویلیبل ہیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تو ہمارے جیسے جیسے پروگرام اپڈیٹ ہوگا تو آپ کو اس کا میسج ملتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔ علم سے، کتاب سے دوستی پکی رکھیں، اور بہت ساری کتابوں کا حاصل جس استاد کے پاس ہو اس کے ساتھ رشتہ جوڑی رکھیں، تو انشاءاللہ زندگی کا سفر بہت آسان ہو جائے گا۔ آپ سب کا شکریہ، سر آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم۔ اوکے جی۔